डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम लेकर चल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से सदिश, जो कि 11वीं फिजिक्स का जो गणितीय अवधारणा है उसका एक टॉपिक है सदिश, जिसे हमने पहले भी देखा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं गणितीय अवधारणा उसकी। इसका मतलब है आज हम सदिश का लेक्चर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि सदिश एक भौतिक राशि है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो नोट करना है। सदिश के बारे में हम बात करें तो ये सबसे पहली बात तो एक भौतिक राशि, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसको प्रेजेंट करने के लिए आवश्यकता होती है परिमाण और दिशा। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, वो सदिश कहलाती है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को बेहतर समझना है तो सबसे पहले तो आप आ जाएं विस्थापन पे, ठीक। और ध्यान रखना कनेक्टिंग कैसे करना है, अब इस बात को समझो। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन पे यदि हम यहां पे समयांतराल का भाग दे दें, समयांतराल, तो क्या ये वेग बन जाता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन बट्टे समय अंतराल, वेग हुआ। अब बात आती है, क्या इस वेग में मैं समय का भाग दे दूं, समयांतराल का, तो क्या एक नया टॉपिक बन गया ये त्वरण? बना ना? तो बात समझना है, यदि यहां पर विस्थापन एक सदिश राशि है, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन पर डिपेंड है कौन? वेग। इसका मतलब वेग भी क्या है? एक। और वेग पर डिपेंड है कौन? इसका मतलब त्वरण भी एक। इसी तरीके से इसी त्वरण में मैं गुणा कर दूं द्रव्यमान का, तो ये क्या बन गया? बल। तो बल भी एक क्या है? लेकिन बल में गुणा करूं मैं विस्थापन का, तब ये मिलकर बन गया कार्य। इसका मतलब कार्य किस पे डिपेंड है? इसका मतलब कि कार्य भी एक क्या है? सदिश राशि है। ऐसा आपको लगता है। मैंने कहा था कि जब मेरे लेक्चर स्टार्ट होंगे, मेरा अपना एक अनोखा तरीका होगा और मैं आपको उस जगह लेके चलूंगा जहां से उसके टॉपिक का जो बीज है वो डाला जाएगा। बात समझना मैं क्या चाहता हूं। देखें, विस्थापन सदिश राशि थी, बिल्कुल थी। वेग विस्थापन पे डिपेंड था, वेग भी एक सदिश राशि थी। सॉरी, विस्थापन सदिश राशि तो वेग भी। वेग में समय का भाग देने पे त्वरण बना, तो चूंकि वेग सदिश है तो त्वरण भी। त्वरण सदिश है, द्रव्यमान का गुणा करने पे बल बना, ये सदिश तो ये भी। लेकिन यहां आने के बाद जब मैंने कहा कि बल में विस्थापन का गुणा होने पे कार्य बना, और कार्य भी एक सदिश राशि नहीं है, यहां आके एक क्वेश्चन मार्क जन्म लेता है, आखिर ऐसा क्यों? बात समझ रहे? तब मैं कहता हूं आज से कि पहले आपको मैं बताऊंगा कि सदिश का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, फिर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं दो सदिशों का जब गुणा होता है। जैसे सामान्य मैथमेटिक्स में क्या होगा भाई, 3 गुणित 5 तो 15। लेकिन सदिशों में बड़ी अजीबोगरीब बात है, इसके गुणित 2 प्रकार के होते हैं। 2 सदिश हैं आपके पास, तभी हम बताएंगे आपको सदिश क्या है उसके बारे में अच्छे से। 2 सदिशों का जब गुणा होता है तो उसके परिणाम कैसे आएंगे? उसके परिणाम कैसे आएंगे? अगर उसका परिणाम सदिश आया तो हम कहते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल।
और अगर उसका परिणाम अदिश आया जहां दिशा की कोई जानकारी नहीं है, तब हम कहेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल, और ये उसका एग्जाम्पल है। कैसे है इस बात को हम प्रेजेंट करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अब मैं तो पहले आपके दिमाग में ये डालना था कि वास्तव में सदिश का गुणनफल जब हम करते हैं तो हमेशा सदिश राशि आएगी ऐसा नहीं है, सदिश भी आ सकती है। और तो गुणनफल कितने भागों में बांट दिए जाएंगे, तो सदिश और अदिश। अब यहां तक जो बात क्लियर है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद मैं लेकर चलता हूं कि सदिश का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक। देखें, सदिश का जो प्रदर्शन है, प्रेजेंटेशन, वो कैसे होता है। जब आप सदिश कह रहे हो मतलब दिशा है ना, अरे भाई दिशा है तो उसको बताने के लिए कुछ तो होगा। तब अब मेरी बात को समझना, यहां पर ये एक्सिस बनाना है, ये आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई, और एक ऐसी होगी यहां से, यानी इधर से निकलते हुए, जैसे किसी दीवार का कोना होता है ना, कोना, कोने में आप देखते हैं कि तीन ऐसे भुजा दिखती है। भाई ये हो गई लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई हो गई चौड़ाई, तो इधर लंबाई भी होती है ना, तो तीनों एक दूसरे से क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बना रही है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां ऐसा बनाना चाहिए था, ऐसा मुझे, लेकिन ऐसे बना के यू लाऊंगा दिखेगा नहीं, इसीलिए उसको मैं बना देता हूं कुछ इस तरीके से, पर आप फील करेंगे कि वो ऐसा। अब यहां कोई बिंदु अगर P लिया मैंने तो उसे लेना होता है एक्स वाई और जेड, और यहां है ये O। अब बात आती है सदिश की, प्रदर्शन की, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये OP, किसी भी सदिश में ध्यान रखना, जब दिशा की बात हो रही है तो उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जरूर होगा। कहीं से देख रहे हो, किस दिशा में देख रहे हो, बल लगा रहे हो किस दिशा में लगा रहे हो, प्रारंभिक तो होगा ना। तो O से P, अगर O से P आपको निकालना है और प्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। यहां पर इस x का मतलब समझते हो, ये यहां इसको मिला दूं तो ये दूरी कितनी है, ये x, इसको यहां मिला दूं तो ये दूरी कितनी है। अब ये ऐसा होता, इसको मिला दूं तो ये दूरी क्या कहलाती, z। आपको एक काम करना है, ये लिखा आपने x, ये लिखा आपने y और ये लिखा आपने, तो अलग अलग एक्सिस के दिशाओं को बताने के लिए कुछ दिशा निर्देशक तत्व माने गए हैं। अब समझना, यहां पे ऐसा ये आई बना, और आई बना के एक टोपी पहना दो इसको बोलते हैं आई कैप। आई कैप अगर कहीं लगा है मतलब वो ये बताता है कि आप एक्स अक्ष के अनुदिश हो, दिशा बता रहे हो। अगर आई जे और के, यहां जे लगाओ छोटा जे और एक टोपी पहना दो, वैसे यहां पे के लगा दो और टोपी पहना दो, आई जे के, जो क्या बताते हैं आपको, ये किस दिशा की बात हो रही है, ये एक्स अक्ष का क्या है, ये एकक सदिश है। एकक सदिश यानी उसका परिमाण एक होगा, ठीक। इसका मतलब समझ लें, आई कैप अगर किसी पे कैप है तो उसका परिमाण ले लो तो वो हमेशा कितना आएगा, वो एक आएगा। बिल्कुल सेम हो जाएगा आपके पास में, जे कैप क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के लिए, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के लिए। ये बात पहले क्लियर हुई कि सदिश का प्रेजेंट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल, अगर आपसे किसी ने कहा भाई यहां कोई पॉइंट है P 2, 3 और 5 है, यहां से O, तो बताओ कि OP कितना हो गया, 2, 3, 5, पहले में आई कैप, दूसरे में जे कैप और तीसरे में, और बीच में क्या लगा दो, और यदि यहां पे कोई माइनस होता तो उसके सामने हम माइनस लगा देते। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल एक मान लेते हैं, ये यहां कोई बिंदु P है, यहां ये बिंदु P है, और यहां है 2,
2 ऋण 3 और 6 है मान लो, तो यहां से यहां तक आप आओ तो OP इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, बोलो तो जरा, 2i माइनस 3j प्लस 6k। बात समझ आ गई? यहां माइनस था 3 में तो मैंने माइनस ले लिया, जहां प्लस है हम प्लस ले लेंगे, और किसी में माइनस होता माइनस ले लेते। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो पहला ये स्लाइड आपका क्लियर होता है कि आपको सदिश का प्रेजेंटेशन कैसे करना। तो सदिश के प्रेजेंटेशन के लिए ये बात क्लियर है बिल्कुल, हमेशा याद रहेगा आईजे के क्या है, एक्स अक्ष की दिशा को बताने के लिए आई लगा होता है, वाई अक्ष की दिशा को बताने के लिए जे लगा होता है, और जेड अक्ष की दिशा को बताने के लिए, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आई जे के हैं क्या, ये एकक सदिश हैं। इनका परिमाण कितना होता है, एक, तीनों का। यानी कहने का मतलब अगर मैं यहां जे का परिमाण निकालता तो वो भी एक होता, और के का परिमाण निकालता तो भी क्या होता, एक होता। ये बात क्लियर है? ठीक। तो ये हुआ सदिश का पहले प्रदर्शन। अब मैं आपको बताऊंगा सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। तो हमारी जो अगली स्लाइड है उसमें क्या सिखाएंगे, सदिश का परिमाण कैसे हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं कि किसी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं और इससे कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक, अब समझें बात। जैसे OP इज इक्वल टू ये दिया हुआ ना, बहुत आसान काम है। OP फैक्ट ये क्यों लिखा है, ये वाली जो लाइन है वो क्यों लिखी गई है बताएं तो जरा। सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और परिमाण के लिए ऐसी 2 लाइन खींच दो भाई। और जब भी आप परिमाण ले लेंगे किसी का, वो कभी सदिश रूप में नहीं आता, वो सदिश रूप में नहीं आएगा, वो अदिश रूप में आएगा। कैसे लाएंगे, बहुत आसान। वर्गमूल के अंदर आई का ये गुणांक कहलाएगा कि नहीं, बोलो, उसका वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग। बहुत आसान सी बात है। अब बात आती है इसके फायदे क्या। अगर आपके पास कभी एक क्वेश्चन आ गया, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सुनना, पहले बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है, या लिख देते हैं। मान लो आपके पास एक पतंग है, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, उड़ रही, ठीक है, जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेशन, जिसके निर्देशांक 2, 1 और ऋण 3 है, जिसके निर्देशांक, क्योंकि आकाश, एक बात और समझना, ये जो मैं x, y, z 3 चीजें लेता हूं, 3 चीजें लेने का मतलब है कि ये आकाशीय गति है, 1 या 2 डायमेंशन नहीं है। 1, 2 और 3 का मतलब समझते हो। 1 डायमेंशनल यानी डायमेंशन का मतलब दिशा होता है, 1 यानी एक विमीय गति, 1 डायमेंशन गति जो सीधे सीधे भागे, जैसे ट्रेन की गति सीधी सीधी भागती है एक दिशा, तो वो कौन सी गति हो गई, 1 डायमेंशन। हम लोग कैसी गति करते हैं भाई, यूं चले, मन आया तो इधर मुड़ गए, इधर चले गए, ये कितनी दिशा हो गई। लेकिन कई स्टूडेंट सोचेंगे सर ऐसा थोड़ी है, देखो आप, हम बताते बोले आपको, हम ऐसा चले, आप बोल रहे हो कि सर यहां मुड़ जाओ, तो एक दिशा ये और दूसरी दिशा ये, 2 डायमेंशन, और हमारी मर्जी ऐसा कर ले तो थोड़ा सा इधर जा सकते, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ढेर सारी डायमेंशन आ गई। तो फिजिक्स में ध्यान रखना, दिशा बदलना उसको माना गया जब 90 अंश से घूमते हैं। तो यही वो रास्ता है जहां पे यहां कितना डिग्री बनेगा। आप यहां चले गए तो ये 90 से क्या हो गया, यहां चले गए तो 90 से क्या हो गया। अब बात क्लियर, ठीक। अब आपने समझ लिए 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल का कैसा, 3 डायमेंशनल में अपन उड़ सकते हैं क्या। ऐसा हो सकता है बच्चों के जो सीरियल्स आते हैं, डोरेमोन, गैजेट, कुछ भी गैजेट मिल जाए, कुछ भी कर सकता हूं, रजनीकांत की मूवी, कुछ भी हो सकता है इसमें, शक्तिमान।
अब कैसे? कल्पना करो कि जब हम देखते हैं बच्चों के चैनल्स या जिसमें शक्ति बताया जाता है, तो बिल्कुल एक अकेला हीमैन खड़ा है, बोले आओ, बोले इधर से भी आ रहे, बोले तलवार लेके मारने, इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे। एक तो वो ऐसा भाग सकता है सीधे, दूसरा इधर कट गया, तो कितने डायमेंशन हो गए। अब तकलीफ इस बात की है कि इधर भागेगा तो भी यहां से तलवार लेके आ रहे हैं, इधर भागता है तो भी आ रहे हैं, तो जाए कहां? बच्चों का सीरियल है, हीरो है बच्चों का वो, तो वो क्या करेगा? इधर से भी आने देगा, इधर से यूं हाथ को किया तो सीधे ऊपर हनुमान जी की तरह। यार अब कितने डायमेंशन हो गए? 3 डायमेंशन मूवियों में संभव। तो जो आकाश में गति करे उसको आकाशीय गति कहते हैं, उस आकाशीय गति को ही हम त्रिविमीय गति कहते हैं। और त्रिविमीय है इसलिए यहां पे 3 चीजों की आवश्यकता है, एक्स, वाई और जेड की। तो एक पतंग आकाश में उड़ रही तो कौन सी गति कर रही बोलो? त्रिविमीय गति। अब समझना, एक पतंग आकाश में उड़ रही है जिसके निर्देशांक 2, 1 और बताइए कि डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई कितनी होगी? कभी कभी स्पष्ट भी कर देता है कि जो उसको उड़ा रहा है उसके हाथ से लेके पतंग तक की दूरी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? तब आपको मेरी ये बात याद आना चाहिए कि सर ये त्रिविम गति थी, आकाशीय गति थी, तो आप इसको P मान लो दिमाग में और उसको मान लो OP। तो ये क्या हो गया? 2I 1J और -3, ये पता करना। और ये परिमाण यही तो है, यहां से यहां तक की लंबाई ही तो परिमाण है। और लाने का तरीका क्या? इसका परिमाण वर्गमूल के अंदर, ये कितना है? 2 का स्क्वायर, ये और ये -3 का। यहां मोस्टली स्टूडेंट गलत करेंगे, यहां पर प्लस लिखना है और ये जो भी -3 है उसका क्या लिखना है। कहीं आपने माइनस बाहर कर दिया और 3 का वर्ग, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो अब आप देखो, ये 2 दूनी 4, 1 और 9, तो वर्गमूल के अंदर कितना आ गया भाई? अब मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। अब पता चलेगा कि ये किस चीज में दिया। अगर ये तीनों मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ये हुई आपकी क्या? डोरी की लंबाई। ये है डोरी की लंबाई। बात समझ आई कि सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाएगा और किस प्रकार के न्यूमेरिकल हल किए जाए। क्योंकि ये पहली बार है आपका, मैंने आपको बच्चों की तरह बताया। अब जब कभी एग्जाम में आ जाएगा, डोरी की लंबाई कोई न्यूमेरिकल है, उसमें रखा क्या है? वर्गमूल के अंदर। करके भी मत देखो, धनाधन बनाओ। कैसे? अगर मैंने पॉइंट दे दिया 1, 4 और 6, तो वर्गमूल के अंदर बोले 1, 4 चौको बोले 16 और 6 छक 36, वर्गमूल के अंदर कितना आ गया? 53। जो 3 बिंदु दिए हैं ना, 3 बिंदु, इनके वर्गों का योग करके जोड़ना है। तो भाई 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 का 16 और 6 का 36, 36 16 52 और 1 53। अब ये 53 कितना होगा? आपको पता है, 7 ही 7 49 और 8 ही 8 64, यानी 7 और 8 के बीच में आंसर हुआ कि नहीं? 7 से थोड़ा ज्यादा। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठटाक 15 सेकंड में आंसर खत्म आपका। बस यही बात आपको सीखनी है फिजिक्स में। पहले भाई डेफिनेशन बढ़िया क्लियर हो, उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ये बेसिक बोलते हैं अपन इसको, और ये आ जाता है आपका एडवांस हो, क्योंकि उसका यूज करना भी तो आना चाहिए। और मोस्टली स्टूडेंट ये काम करने से डरते हैं, और उसकी वजह है जो स्टेट बोर्ड में, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, और वहां पे यदि केवल रिजल्ट बनाने के लिए पेपर निकाले जाते हैं, पुराने 3 साल के सिलेक्टेड क्वेश्चन में से पेपर छटता है, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, और न्यूमेरिकल्स के अथवा में न्यूमेरिकल ना हो के कुछ और होता है, तो स्टूडेंट्स की तैयारी क्यों करेगा? तो वास्तव में ये एक जो हमारी सरकार है जिसके द्वारा ये पेपर का सिलेक्शन किया जाता है, मेरा मानना है कि बहुत ही घटिया किया जाता है। मैंने कहा था मैं अपने चैनल के माध्यम से समाज के मन बिंदुओं को भी लाऊंगा जो मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि आप एक बात खुद सोच के देखें, आपको यदि ऊंची कूद का कोई कंपटीशन हो रहा है और आपको पता है कि हमें जमीन से यहां पर 5 फुट की ऊंचाई पे
होना है। जब हमारा नेशनल लेवल पे होगा तो 5 फुट पे एक रस्सी बंधी होगी और आपको दूर से दौड़ कर आना है और उस 5 फुट की रस्सी को क्रॉस करना है। लेकिन आपका कोच, यहां की सरकार, यहां का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अगर आपको 3 फुट कूदना सिखाता है तो क्या आप सीख लोगे 5 फुट को? भारत का बच्चा है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट का, किसी भी छोटे गांव का हो। तो आखिर हमारे मध्य प्रदेश सरकार या और भी स्टेट गवर्नमेंट के जो पेपर निकालने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं, शिक्षा में राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? क्यों एक सरल सा पेपर निकाल के कागज के पन्नों में बेहतर से बेहतर रिजल्ट बताते हैं और यह बताते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन के लेवल को बहुत बढ़ा लिया है। इसलिए ध्यान रहे, सरकार जो कर रही है, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग धोखे में मत रहना। आप मेरी बात ये याद रखना, जब आप हाई लेवल पे जाएंगे आपको 5 फुट कूदना है और हमारी सरकार हमको 3 फुट कूदना सिखाती है और बड़े बड़े अवार्ड देती है कि ये टॉपर बना, ये बना, वो बना, सुपर 100 के पेपर ले लेती है। कब लेती है? जब बच्चे के 3 महीने बर्बाद हो जाते हैं तब। अगर 10 के बाद सुपर 100 का पेपर लेना ही है और मानसिकता वास्तव में सरकार की बहुत अच्छी है तो ये अप्रैल में पेपर लेकर के, जब पूरे सीबीएसई बोर्ड जब 1 अप्रैल से चालू हो जाते हैं तो सुपर 100 आप ले रहे हो पूरे मध्य प्रदेश के 100 बच्चे, और 100 बच्चों के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। क्यों अप्रैल में के पहले पेपर लेके 1 अप्रैल से उनकी क्लास क्यों चालू नहीं कर दी जाती? अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 3 महीने बर्बाद होने के बाद जुलाई में पेपर लेते हैं, अगस्त तक उनकी एंट्री करते हो, तो ये 4 महीने की जो बर्बादी है क्या उन आईएएस अधिकारियों को नहीं दिखती है जो इस प्लान को बनाते हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरा एजुकेशनल सिस्टम केवल पढ़ाई को ही नहीं, फिर हर लेक्चर में कोई ना कोई ऐसी बात होगी, चाहे वो सरकार हो, राजनीति हो, और कटाक्ष होगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना करना पड़े। क्योंकि जो बात मैं मंचों से कहता हूं, जो बात, और ये एजुकेशन चैनल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है कि यदि ऐसा करने से किसी एक क्षेत्र का अगर 1% भी चेंजेस आता है तो मैं मानता हूं कि मेरा भी योगदान उस एजुकेशन क्षेत्र में होगा। और ये डिपेंड करता है कि बच्चे मेरे साथ कितने जुड़े हैं और कितनी सच्चाई के साथ वो मेरा साथ देते हैं। तो ध्यान रखना, 5 फुट कूदना है, सरकार आपको 3 फुट कूदना सिखा रही है। ये गलती नहीं करना, क्योंकि मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी और ये आपका छत्तीसगढ़, खासकर इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ के जो पेपर सिलेक्ट होते हैं वो केवल इसलिए होते हैं कागज के पन्नों में बेहतर रिजल्ट हो, और धोखा होता है आपके साथ। और धोखा यह होता है कि आप न्यूमेरिकल नहीं देते, लेकिन जब आपका बड़ा पेपर होगा कंपटीशन का, न्यूमेरिकल ही ज्यादा आएगा, और जब वो चीज ज्यादा आएगी तो हमारी सरकार अपने पेपर में उसको इंक्लूड क्यों नहीं करती है। और यदि मेरे इस चैनल के माध्यम से किसी के पेरेंट्स, कोई शिक्षक, कोई शिक्षाविद, कोई डॉक्टर, कोई भी इस बात को अगर सुन रहा है तो आपको भी यह बात मनन करनी चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जब एक झंडा है, एक राष्ट्रगान है, तो एक कोर्स क्यों नहीं? बोलने के लिए एनसीईआरटी एक कोर्स जरूर है, लेकिन प्रश्न पत्र पद्धति क्यों अलग कर दी गई? क्यों एक छोटे से गांव के बच्चे को यहां गुमराह किया जा रहा है? और इसका दोष किसका है? यह दोष सरकार का है, और इस सरकार के विरोध में यह बात हमेशा कहता ही रहूंगा जब तक कि यह सिस्टम सही अपने लाइन पे नहीं आ जाएगा। तो यह बात समझ आए। लेकिन आप लोगों को, जो मेरे पास अभी से स्टडी कर रहे हैं, बेटा आप लोग समझ लें, उस धोखे में नहीं जाना है। आपको 5 फुट कूदना सिखाना है हमको, और अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको हमारे उद्देश्य से चलना पड़ेगा। और एक लाइन, एक शब्द इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जो मैं कह रहा हूं वो एक भी गलत नहीं है। और जिसे गलत है, और कोई यदि इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहा हो, वो तुरंत मुझे इस नंबर पे कॉल करे। इस नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करें। ध्यान रखना, बात करने के पहले सारे संवैधानिक तरीकों को जरूर पता रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका पहला ही क्वेश्चन मेरे से हो और शायद मैं ऐसा कोई जवाब दे जाऊं कि शायद आपको यह लगे कि हमने किससे बात कर ली। यह बात भी ध्यान रखना। तो यह हुआ आपका एक क्लियर कि कैसे यह होता है। अब मैं आपको सिखाता हूं आगे। मैंने जो बात कहा था कि सदिश का जब गुणा होता है तो परिणाम सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि सदिशों का गुणनफल 2 तरीके से, एक एक करके हम देखेंगे। पहले सदिशों का
अदिश गुणनफल हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक, यहां पर ध्यान रखना, पहले दोनों चीज बता दूं, सदिशों का गुणनफल, इसके दो भाग बना देते हैं भाई, पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक। सदिशों के गुणनफल क्यों दो भाग बनाए? क्योंकि परिणाम कैसा आएगा, किसके आधार पे? परिणाम के आधार पर। तो एक है सदिशों का अदिश गुणनफल और एक है सदिशों का सदिश, ठीक है। इसमें जो परिणाम है वो कैसा है? अदिश होगा। इसमें जो परिणाम है वो कैसा होगा? अदिश। अब यहां पर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश थे मान लो, इनको प्रेजेंट करने का तरीका बीच में डॉट लिखते हैं। इसको जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में। इसको क्या कहोगे? ए डॉट बी। ए गुणा नहीं है वो, ए मल्टीप्लाई नहीं है वो, ए डॉट बी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये ए का परिमाण, बी का परिमाण, और ए और बी अगर दो वेक्टर थे तो उनके बीच का कोई कोण होगा ना, दिशाएं अलग अलग होगी, उसके बीच का कोई एंगल होगा ना, तो वो कोण अगर है तो यहां यूज कर लो भाई कॉस थीटा। ये बना आपका कौन सा गुणनफल? पहले प्रेजेंटेशन सीख जाओ कि भाई सदिशों का अदिश गुणनफल में परिणाम कैसे आएंगे, अदिश है। इसमें ए डॉट बी इसको पढ़ने का तरीका है। इसका सूत्र होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है, कोण है। ये बात क्लियर है पहले, ठीक। अब हम आते हैं 2 मिनट प्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। इसके लिए ए वेक्टर बी वेक्टर है, इसको हम लिखते हैं क्रॉस। ये गुणा नहीं है, क्या है? ये क्रॉस है। पढ़ेंगे क्या इसको हम? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्या तरीका है? ए का परिमाण बी का परिमाण पर आता है कौन? लेकिन यहां पे आएगा एन का कैप, क्योंकि इसका परिणाम कैसा है? तो ये किसको बताएगा? ये किसको बताने के लिए है? दिशा को, क्योंकि परिणाम सदिश है। सारी बातें क्लियर होंगी, जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ेगी पूरी बात क्लियर होगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये पहले प्रेजेंटेशन क्लियर। अब हम इन दोनों में से एक एक को सिखाते हैं डिटेलिंग। सबसे पहले डिटेलिंग सिखाता हूं मैं किसकी? ये बात पहले क्लियर हो गई आपको कि दो प्रकार के होते हैं, और अब हम डिटेलिंग किसकी कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट की, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये अगर यहां पे मैंने आई कैप कर दिया, और ये कौन सा कैप है भाई? अच्छा, आई और ये भी तो सदिश ही है ना दोनों अपने आप में। और कैसे सदिश ही है? जिनके परिमाण कितने हैं? 1 है ना। देखो, अगर मैं कहूं कि आई कैप और जे कैप के बीच में डॉट लगाऊं, डॉट प्रोडक्ट इसके जैसा, तो बोलो तो जरा क्या होगा? इन दोनों का क्या होता था? परिमाण। किसका परिमाण हो गया? आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, और क्या होता है? कॉस थीटा। तो अब बताओ थीटा कितना है भाई? 90। और कॉस 90 का मान 0। और अगर इसका मान 0 तो ये पूरे को क्या बना देगा? 0। मतलब आई और जे का जो डॉट है वो कितना आया भाई? 0। अदिश राशि आ गई कि नहीं? कहीं दिशा दिख रही है आई जे के? नहीं दिख रही। अब समझ लो यहां पे एक सारांश कि आई के साथ जे हो, या जे के साथ के हो,
या के साथ i, इन सबके डॉट प्रोडक्ट बराबर होंगे और वो कितने होंगे, यानी अलग अलग है, मतलब 90 बनेगा और 90 बनेगा तो cos 0 तो कहानी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां साइन है, कोसाइन 90 का मान 0 नहीं होता। ठीक, और जब हम उसकी बात करेंगे तब करेंगे, अभी हम डॉट प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां कोई कंफ्यूजन, ये बात समझ आ गई कि अलग अलग था तो क्यों 0 हुआ। अच्छा, एक जैसा हो जाए तो आओ देखते हैं, ये x और उसके ऊपर एक और x, दोनों एक दूसरे के ऊपर दो है भाई, तो i डॉट i, तो ये क्या आएगा, i का परिमाण, i का परिमाण और cos, अब एक दूसरे के ऊपर तो कोण कितना, 0, ये जी। अब देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, और cos 0 की गणित में वैल्यू कितनी, अब टोटल मान कितना हुआ, इसका क्या मतलब हुआ भाई, क्या सारांश आया, अगर आई मिलेगा तो 1, लेकिन आई के साथ जे मिल गया तो सारांश ये हो गया, देख ले हम सारांश इसका, कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे और के डॉट, ये कितना होगा भाई, 1 होगा। आपके सामने एक सारांश आ गया कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक जैसे दोनों रहेंगे आई तो 1 होगा, और अलग अलग रहेंगे तो, और रटने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीखा उन बातों को कि भाई यहां 90 होता था तो cos 90 का मान 0, लेकिन यहां वैल्यू कितनी है एंगल की, 0, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपके लिए ये लंबा जो पढ़ लेते हैं उसका सारांश मालूम रखो, आई का गुणा आई के साथ होगा तो 1, आई का जे के साथ हो गया तो, डिफरेंट है मतलब 0, सेम है मतलब 1, ये सारांश दिमाग में बैठ गया। ठीक, ये सारांश अगर दिमाग में बैठ गया तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j 2y प्लस 7j प्लस 4k, इन दोनों के लिए अब आप निकालो क्या, a डॉट b, कैसे निकालोगे, तो उसका तरीका समझ लो आप। पहले आप यहां लिखोगे a की वैल्यू पूरी और यहां लिखोगे आप, सामान्य जैसा मैथमेटिक्स होता है, पहले जो होगा उसका गुणा है सब में करोगे नंबर, फिर दूसरे का, फिर अगले का, कितने स्टेप आ जाएंगे, 9 भाई, यहां कितने हैं 3 और 3, तो पहले 2i का गुणा इस पूरे में करोगे तो कितने स्टेप हो गए 3, फिर इसका करोगे तो फिर से इसका करोगे फिर से 3, कितने स्टेप हो गए। लेकिन उन 9 स्टेप में ये देखना, जहां आई दिखा तो 1, जे दिखा 1, के दिखा, और जहां अलग अलग दिखा आई 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब है क्या, तो हम इतनी माथाफोड़ी क्यों करें, समझ गए मेरी बात को, तो माथाफोड़ी क्यों करें जब अलग अलग वाले 0 हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आई वाले का आई वाले से गुणा कर देते हैं, जे वाले का जे वाले से और के वाले का, तो सिंपल से लंबे में जाते ही नहीं भाई हम। देखो कैसे, ए डॉट बी, इसका गुणा इसके साथ कर देते, 2 दूनी आई तो 1 हो जाएगा, भूल जाओ, 7 तिया 5 चौको 20, कितना हुआ भाई, आंसर में कहां है आईजे के, आंसर में आईजे के दिखा क्या, तो ये सदिश थे, पहले दोनों सदिश थे, पर जब गुणा हो गया तो आंसर कैसा आया, इसलिए कहा गया है सदिशों का अदिश गुणनफल। अब बात समझ आई कुछ, कि क्यों हर एक नाम क्यों रखा गया, क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए। वास्तव में पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है, पढ़ाई को इंटरेस्ट पैदा करवाना है, मजे लेके पढ़ना है। यहां पे कोई कंफ्यूजन, सदिशों का गुणनफल अदिश वाला जो है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम इसका एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इससे पहले कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराएं, किसमें ये कॉन्फिडेंस है कि यहां सामने आकर के मैं यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 7k
और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 8k, जिसको पूरा भरोसा हो गया हो यहां जल्दी से आए और कम से कम सेकंड में बोर्ड में कर दे फटाक से। कोई आना चाहेगा? कौन आ रहा है? ए डॉट बी निकालना है, ये सामने क्वेश्चन है, फटाफट आए, आ जाओ। ये चौक लीजिए, बना दो यहां पे जितना तेज हो सकता है, मतलब उसमें नियम कानून नहीं बताना है। देखो भाई, इसका जो जवाब था बहुत सिंपल है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8 56, ये हुआ आपका 12 और ये 56, ये हो गया 68। तो ये बहुत बढ़िया तेज गति से बनाया हुआ सॉल्व। ध्यान रखना है, क्वेश्चन सरल हो या कठिन हो, लिंक से अगर पढ़ते जाओगे कितना भी कठिन आगे भी आएगा, आज सरल था चले, ये जैसे कठिन भी आएगा, और मेरे सिस्टम को अगर आपने ढंग से पकड़ लिए ना, वो क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा ही नहीं। सिस्टम को पकड़ना सीखना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए तो ताली बजा दो एक बार कि भाई सीधी सी बात है, उसका एक सॉल्व हुआ है, प्रोत्साहन जरूरी है, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना, जो ऑफलाइन यहां अटेंड कर रहे हैं, जब जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, यदि आप आते हैं तो आपके पास एक मौका होगा कि जब सीखने के बाद कॉन्फिडेंस जब आ जाए, क्या सर मैं आ रही, इवन कि आपको यह भी मौका दूंगा कि जब आप अच्छा टॉपिक, अगर आप अच्छा सीखने लगे, आपको लगे कि यार हमने वास्तव में इस कोचिंग से कुछ लिया है और हम भी कैपेबल हो गए उस टॉपिक को समझाने के लिए, और आप कभी इसी मंच के माध्यम से आप समझाएंगे, तो मैं जरूर तुम लोगों को मौका दूंगा, ताकि जमाना देखे ना, किसी टीचर है अपना काम तो कर रहा है, लेकिन बच्चे अगर सीख रहे हैं तो ये भी तो बड़ी बात है। जो काम हम माता पिता के मंच से करते हैं, वो काम, ये भी एक मंच है हमारे पास, डिजिटल, अपने आप को और निखारने का मंच है, वो लोग भी, वो भी कर सकते हैं आप यहाँ, है ना। देखिए, अब मैं आपको याद होगा, अभी हमने जो किया है, ए और बी दो वेक्टर दिया करता था, अब उसमें आप डॉट प्रोडक्ट निकालते थे। अब मुझे क्या निकालना है? एंगल, कोण कैसे निकालना है? तो देखें, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k, और मुझे निकालना है ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बड़ा आसान सा काम है। एक बात बताओ, अभी हमने आपको सिखाया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण और क्या, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी अपान ये ए का परिमाण बी का परिमाण बराबर क्या आया? ठीक, तो जरूरत किसकी पड़ेगी मुझे? ए डॉट बी की। तो वही बच्चों वाली हरकत नहीं, अब डायरेक्ट देखो ए डॉट बी, तो ये दोनों में 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 5 दूनी बट्टे ए का परिमाण, ए का परिमाण उंगली रख लो, वर्गमूल के अंदर क्या आएगा? 3 तिया 9, 2 दूनी 55, और फिर आ जाओ किसके लिए? बी के लिए, 2 दूनी 3 तिया 9, 2 दूनी बराबर क्या? ये कितना हुआ ऊपर? 20, नीचे कितना हो जाएगा भाई? 38, और ये कितना हो जाएगा? 17। अब बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आप बाकी कैलकुलेशन करके किसकी वैल्यू लाएंगे? तो ये कॉस महाराज जो है वो कहां आने वाले हैं? इधर आ जाएंगे। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, और ये पूरा का पूरा 22, और ये √38√17 इज इक्वल टू, ठीक। अब बात आती है कि इसका आगे कैलकुलेशन, तो ये डिपेंड करेगा जब आपको वर्कशीट दी जाएगी यहां की, उस वर्कशीट में जो कैलकुलेशंस होंगे वो पूरे कर। अब कैलकुलेशन एक अलग मैटर है कि आपको मालूम है कि नीचे कभी रूट में नहीं होना चाहिए, तो रूट का क्या करोगे? नीचे परिमेयकरण करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे आप इसका, तो वो सामान्य मेथड है फिर। लेकिन आपको टेक्निक मिल गई
आपको सीखना कैसे, देखो ए डॉट भी पहले मैंने धीरे धीरे सिखाया, ए डॉट भी समझ गए, आई आई जे जे के गुणा करने, परिमाण सिखाया फिर बच्चों की तरह। अब परिमाण वैसा थोड़ी मालूम होना, वर्गमूल लगाए, इसका वर्ग उसका वर्ग उसका, खत्म। ये तो हो गया, और इसका सुपर रूप लाना है तो मनन शक्ति मजबूत करना पड़ेगा। कैसे मजबूत करना पड़ेगा? जब तुम यहां किए थे ना, बोले 2 3 6, 2 3 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, बोले 22, समझ बात को। फिर यहां नीचे आए थे तो बोले एक साथ रूट में, बोले ये 3 3 9, बोले 4 6 तो फलान, बोले 38 और 2 दूनी 4, ऐसा समझ रहे बात को। ये मनी मन में जोड़ तोड़ करके यहां एक लाइन में खत्म, बोले कॉस तो, और कॉस को उठा के इधर ले आए, खत्म, थीटा बराबर कॉस इनवर्स फलाना, बात समझ आए। इस तरीके से आपको पहले स्लो तरीके से सीखना है, जब फार्मूला सीख जाए तो उसका तरीका बदल देना है, ठीक, और वो सीख जाए तो फिर मनन शक्ति, ये एंडिंग पावर है, ये सबसे लास्ट पावर यही वाला होता है। अगर इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी बड़ी चीज होती है। मैंने कहा ना कि व्यवहारिकता से जोड़ करके चीजों को कैसे सरल बनाना है, वो आप बहुत इजी तरीके बना सकते हैं। तो ये था सदिशों का अदिश गुणनफल, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, और आप देखेंगे कि कैसे यहां पे परिणाम जो कि बिना दिशा के आए हैं, और वहां आखिर ऐसा क्या होगा जिससे कि परिणाम दिशा सहित आएंगे, मतलब आई जे के आपको दिखेंगे, ठीक। और जब वो पूरा हो जाएगा तब आपको अच्छा, और उसके बाद भी सदिशों के प्रकार पढ़ाए जाएंगे आपको। मैं सदिशों का गुणनफल पढ़ा रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, जिसमें सदिश क्या है, बिंदु सदिश क्या है, विस्थापन सदिश क्या है, विपरीत सदिश क्या है, समान सदिश क्या है, समदिश सदिश क्या है, इस सारे प्रकार पढ़ेंगे। और उसके हम थर्ड लेक्चर में जाएंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, और सदिशों का योग क्रम विनिमय, सहचर और वितरण, इन नियमों का पालन करता है या नहीं करता है, वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 3। इन 3 लेक्चर्स के माध्यम से आपका सदिश, यकीन माने कि आज आप जब 20-25 मिनट पहले ज्वाइन कर रहे थे तब के नॉलेज में ये एक लेक्चर हो जाए, दूसरा और तीसरा, 3 लेक्चर के बाद में सदिश का एक जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए, ऐसे लगे कि आप खुद आके सामने बोर्ड पे पढ़ा लो। ये हमेशा यही बात सोचना है आपको, आज नहीं कल मुझे बोले पढ़ाना, यही सोच के चलो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही एंड होता है, और उम्मीद करता हूं कि मैंने यथा ज्ञान यथाशक्ति प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर आपके दिमाग तक पहुंच जाए। और उसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नंबर मेरा आपके पास है, आप मैसेज डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शायद मैं और तरीके से भी इसको मैं बेहतर बता दूं, जो कुछ 10-20% बची कुछ कसर होगी शायद वो भी खत्म हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आप जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे मेरे साथ, मैं भी उतना ही ज्यादा एक्टिव रहूंगा। और प्रयास करना है कि आप अपने और भी जो दोस्त भाई हैं या कहीं के, ये तो पूरा हिंदुस्तान के लिए बना हुआ है, आप कहीं भी ये भेज सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपका मन अगर करता है कि ये टीचर लाइक करने लायक है, वास्तव में हमको इससे कुछ सीखने मिला, तो उसे लाइक करें। और लगे कि अगर मैंने कोई नॉलेज लिया तो मेरा भी कोई दोस्त भाई नॉलेज ले सकता है, इतनी दमदारी इस टीचर में है, तो आप भेजें, और नहीं लगता तो डिसलाइक कर दें। थैंक्स।